सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में चर्चा करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक है सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। यदि इसको इंग्लिश में हम इसको विस्तार करें तो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसके यानी सार्क का यदि बैकग्राउंड का विषय में चर्चा करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। यानी इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर की गई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। वर्तमान में देखिए सार्क में के 8 सदस्य देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दक्षिण एशिया के 8 राष्ट्र विश्व के 3% क्षेत्र को संगठित करते हैं, यानी 3% क्षेत्र को संगठित करते हैं, जिसमें वैश्विक आबादी का 21% निवास करता है। यानी विश्व के जितनी आबादी हैं उसका 21% सार्क के देशों में निवास करते हैं। अकेले भारत में महत्वपूर्ण रूप से सार्क का 70% क्षेत्र आबादी निहित है। यानी सार्क का जितना जनसंख्या है उसमें अकेले भारत में 70% जनसंख्या निवास करती है। यह संगठन बहुपक्षीय सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया। कब शुरू किया? 2006 में। सार्क में 9 पर्यवेक्षक देश भी हैं। उसमें है आपका ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया तथा यूएसए। सार्क संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में अस्थायी राजनयिक संबंधों को बनाए रखता है तथा इसने बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ संबंध भी स्थापित किए हैं। पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के चलते भारत तथा अन्य देशों की गैर भागीदारी के कारण 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। यदि हम इसके संगठन के विषय में चर्चा करें यानी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में चर्चा करें तो चार्टर निकाय सार्क का मुख्य तंत्र है। इनमें शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, अस्थायी समिति, कार्यक्रम समिति, तकनीकी समितियां तथा कार्रवाई समितियां सम्मिलित हैं। सार्क में शिखर सम्मेलन सर्वोच्च निर्णय अधिकारी है। इन बैठकों को सदस्य देशों द्वारा वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अदल बदल कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला सदस्य राष्ट्र किसी अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा अगली ऐसी बैठक आयोजित करने तक सम्मेलन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करता है। यानी मान लीजिए कि हम इस साल आयोजन किए तो जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जिस साल में होगा तब तक उसका अध्यक्ष जो है हम ही रहेंगे, यानी हमारे कंट्री ही रहेगा उसका अध्यक्ष। तो सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम विकृति घोषणा पत्र है। यानी जब शिखर सम्मेलन होता है तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, फिर एक विज्ञप्ति जारी की जाती है कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया। तो ये मुख्य एजेंडा है। इसमें सहमति
प्राप्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष के निर्णय को निर्देश सम्मिलित होते हैं। अब थोड़ा सा इसका उद्भव के बारे में विषय करें कि भाई इतना बड़ा संगठन कैसे चर्चा में आया, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे विचार में आए, किस तरह का संगठन का निर्माण होना चाहिए, तो उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1970 के दशक के अंत में सार्क के विचारों को स्वयं बांग्लादेशी नेता जियाउर रहमान द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा प्रारंभिक चरणों में बांग्लादेश ने सार्क के विचार पर सभी का ध्यान आकर्षित किया था। देखिए, अभी वर्तमान में तो 8 सदस्य देश हैं, लेकिन जिस देश ने सार्क का विचार अपने दिमाग में लाया था कि ऐसा संगठन होना चाहिए, वो देश था आपका बांग्लादेश। तो दिमाग में रखिएगा। ढाका ने दक्षिण एशिया में भारत का आधिपत्य को नियंत्रित करने के विचार से प्रारंभ में सार्क के सुझाव को आगे बढ़ाया। यह विचार भारत तथा अन्य छोटे दक्षिण एशियाई देशों के मध्य संरचनात्मक असमानता से प्रेरित था। दूसरी तरफ भारत भी सार्क के विचार के बारे में बहुत उत्साहित नहीं था। यानी भारत जो है सो सार्क के विचारधारा के संबंध में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, क्योंकि यह मानता था कि इसके पड़ोसी देशों ने इस विषय में बहुत सारी आकांक्षाएं बना रखी है तथा इससे संगठन में भारत की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न होगी अथवा यह भारत की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला एक मंच बन जाएगा। यानी यह जो मंच है वो भारत को अच्छा फल नहीं दे पाएगा, इसीलिए भारत इस संगठन के प्रति उतना ज्यादा सकारात्मक रवैया नहीं रखता था शुरुआती दौर में। पाकिस्तान भी सार्क के आरंभ से ही इसके विषय में बहुत अधिक उत्साहित नहीं था। पाकिस्तान भी इस संगठन के बारे में उतना ज्यादा उत्साहित नहीं था, क्योंकि यह जानता था कि सार्क पर भारत का प्रभुत्व होगा। यानी पाकिस्तान भी जानता था कि सार्क पर किसका प्रभाव होगा, भारत पर भारत का प्रभाव होगा, इसलिए वो भी उतना ज्यादा उत्साहित नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग चर्चा करते हैं कि एजेंडा का स्वरूप प्रदान करने वाले कारक कौन थे प्रारंभिक चरण में। तो प्रारंभिक चरण में सार्क के भविष्य का कार्यपद्धति को आकार दिया गया, जिसे निम्नलिखित के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला है द्विपक्षीय मुद्दे नहीं। एक विचार के रूप में सार्क के प्रारंभ से ही भारत ने आग्रह किया कि वह द्विपक्षीय विवादों के मामलों में चर्चा के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के प्रयोग से सहमत नहीं होगा तथा उन्हें केवल द्विपक्षीय स्तर पर भी हल करना। मतलब मान लीजिए हमारा और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो हम लोग दोनों आपस में ही सुलझा लेंगे। ये नहीं कि इस मुद्दा को हम संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाएंगे तो चाइना मेडिटेरियन करेगा, ऐसा नहीं। इसका ऐसा भारत का ऐसा सुझाव था। नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटे देशों का व्यापार पर संदेह। दूसरी तरफ छोटे देशों को सार्क के एजेंडे में व्यापार एवं वाणिज्य को सम्मिलित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत बड़े आकार को देखते हुए वे इस बात से चिंतित थे कि इस तरह के प्रयोग से उनके बाजारों पर पूर्णतया भारतीय वस्तुओं का एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटे देश भी चिंतित थे कि भैया ये बाजार पर जो है बड़े देश यानी भारत का एकाधिकार हो जाएगा। आगे कि केवल गैर विवादस मुद्दे। सार्क एजेंडे में सहयोग के 9 गैर विवादस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें कार्रवाई के सार्क एकीकृत कार्यक्रम या कार्रवाई के क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास, परिवहन एवं संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण एवं खेल सम्मिलित थे। अब सार्क का एजेंडा क्या है? द सार्क एजेंडा, उसमें पहला एजेंडा आप बोल सकते हैं क्षेत्रीय सहयोग, दूसरा एजेंडा क्षेत्रीय एकीकरण, तीसरा एजेंडा बहुपक्षीयता, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सार्क चार्टर का सिद्धांत क्या है। भारत और उसके छोटे पड़ोसी देश दोनों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सार्क में एक चार्टर का निर्माण किया गया। यह चार्टर निम्नलिखित आधार पर सार्क की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है।
पहला इसका जो चार्टर का सिद्धांत है वो संप्रभुता की समानता के आधार पर, यानी समानता के आधार पर संप्रभुता की समानता के आधार पर। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर। और चौथा है घरेलू मामलों में यह हस्तक्षेप के आधार पर। यानी इसका जो है इस चार्टर का जो है सो मुख्य एजेंडा है कि भाई देखो संप्रभुता होना चाहिए, एक दूसरे की संप्रभुता का हनन नहीं होगा। क्षेत्रीय अखंडता यानी उसकी अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रहेगी राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर। और नेक्स्ट है कि घरेलू मामलों में भैया में इंटरफेयर हम लोग नहीं करेंगे, उसके आधार पर उसका चार्टर बनाया गया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम बहुत संक्षिप्त ढंग से एक तरह से इतना कम समय में आपको एक बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो भी है सार्क हैं वो कैसे आया, किसका विचार था, किसका क्या एजेंडा है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कैसे अल्फाबेटिकल आते हैं और इसका क्या लक्ष्य है, क्या इसका एजेंडा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास किए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।